हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे अर्धसूत्री विभाजन, जो मियासिस डिवीजन है वो किस तरह से होता है, इसमें कितनी स्टेज होती हैं और ये किन कोशिकाओं के अंदर होता है। तो हमें पता है हमारे शरीर के अंदर दो तरह की कोशिकाएँ होती हैं। एक कोशिका होती है जिसे नाम हम लोग देते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल अर्थात कायिक कोशिका। तो जो पहली कोशिका होगी उसका नाम हो जाएगा सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका। और दूसरी सेल होती है जिसे हम लोग कहते हैं जर्म सेल, जिसे हम नाम देते हैं जनन कोशिका। तो जो कायिक कोशिका होती है इसे हिंदी में दैहिक कोशिका भी नाम देते हैं। यह सोमैटिक सेल के अंदर हमेशा माइटोसिस डिवीजन की क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें एक सिंगल सेल जो होती है वो अपने जैसी दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। एक अकेली कोशिका अपने जैसी दो नई कोशिकाएं बनाती है। जबकि ये जो जर्म सेल होती है इसमें हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें कोई एक अकेली कोशिका अपने जैसी चार नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये कोशिकाएं ही होती हैं। तो इनमें चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंस क्या होगा कि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो बराबर न होकर आधी हो जाती है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, तो यहाँ पे अगर हम कोई एक सेल सेलेक्ट कर लें, कोशिका, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है। अगर इससे दो नई कोशिकाएं बनेंगी तो सबसे पहले एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनेंगी, और इन दोनों नई कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र होगा वो 23-23 हो जाएगा। और ऐसा होता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। मियोसिस फर्स्ट जो होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। इसे हम पेरेंट सेल नाम देते हैं, जनक कोशिका कहेंगे, और इसे कहेंगे डॉटर सेल, संतत कोशिका। इसी तरह से जो मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि इन दोनों कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनेंगी। यहाँ पे इस तरह से दो इससे बन गई और इससे भी दो नई कोशिकाएं बनेंगी, तो इसे मियोसिस सेकेंड कहेंगे। मतलब दो कोशिकाओं से चार जो नई कोशिकाएं बनी, यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है, इसे मियोसिस सेकेंड कहेंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, और इस हर एक कोशिका के अंदर यहाँ पे क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। तो इस तरह से जो मियोसिस और माइटोसिस है उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, जिसे आप लोग कंफर्म रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है। इसके अलावा हम इसमें अगर देखेंगे तो जो जनन कोशिका है वो क्या है। तो जनन कोशिका का मतलब जो स्पर्म और ओवम सेल है। जनन कोशिका का मतलब जो अंडाणु और शुक्राणु की कोशिका है। स्पर्म सेल है, शुक्राणु की कोशिका, और उसके अलावा ओवम सेल है, अंडाणु की कोशिका। तो ये जो ओवम सेल है ये फीमेल है, फीमेल गैमिट सेल है, और ये कौन सी है, मेल गैमिट सेल है। तो इन दोनों के अंदर ही मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आइए अब हम समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या है और किस तरह से संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के कितने स्टेज होते हैं, उसका आउटलाइन हम लोग देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन दो मुख्य अवस्थाओं में कंप्लीट होगा। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज होगी उसे हम नाम देंगे मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे जो पहली स्टेज है उसका नाम हो जाता है मियोसिस फर्स्ट, और जो दूसरी स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड ये दो तरह की उपावस्थाओं में पूरा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान देखेंगे तो जो मियोसिस फर्स्ट होगा इसमें एक अकेली पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। जबकि ये जो मियोसिस सेकेंड होगा यहाँ पे दो पेरेंट सेल पहले से यहाँ पे एक से दो नई डॉटर सेल बनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो जो नई डॉटर सेल है अब वो पेरेंट सेल का काम करेगी मियोसिस सेकेंड के अंदर, और 2 से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो मियोसिस फर्स्ट होगा इसमें अगर कोई एक सिंगल सेल होगी जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n अर्थात डिप्लॉयड होगा, तो इससे जब दो नई कोशिकाएं बनेंगी, जब दो नई कोशिकाएं बनेंगी इस तरह से, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है,
तो आप बेसिक बातें हैं ये सब समझते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अगर डिप्लॉयड होगा तो मियासिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मियासिस सेकंड है, यहाँ पे ऑलरेडी मियासिस फर्स्ट में बनी हुई जो 2 नई कोशिकाएं हैं जो कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की होंगी, यही क्या करेंगी, मियासिस सेकंड को कंप्लीट करेंगी। और मियासिस सेकंड में क्या होगा कि इसमें भी क्रोमोसोम नंबर ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि ये ठीक माइटोसिस के जैसा होगा। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड 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 और हैप्लॉयड मानी एक गुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसे आप लोग नोट करते रहेंगे। अच्छा, एक बात और, इसमें जैसे 1 से 2 और वहाँ 2 से 4 कोशिका बन रही है। मियासिस फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच की जो स्टेज होती है इसे हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या नाम देंगे, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस मियासिस फर्स्ट और सेकंड के बीच की जो स्टेज होती है इसे इंटरकाइनेसिस नाम दिया जाता है। इसके अलावा अब हम आते हैं मतलब जो मियासिस फर्स्ट है वो कितनी स्टेज में होगा और जो मियासिस सेकंड है वो कितनी स्टेज में होगा, उसका नाम क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो मियासिस फर्स्ट है, मियासिस फर्स्ट में कुल 4 स्टेजेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मियासिस फर्स्ट में एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट क्या है, पूर्वावस्था प्रथम। इसी तरह से दूसरी स्टेज होती है जिसे नाम देते हैं मेटाफेज फर्स्ट, अर्थात मध्यावस्था प्रथम। इसके अलावा तीसरी स्टेज होती है जिसे नाम देते हैं एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो अगली स्टेज का नाम क्या हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट। और लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसे नाम देते हैं टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट। तो इस तरह से प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसका हिंदी में अलग अलग नाम है, पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम और अंत्यावस्था प्रथम। इन चारों स्टेजेस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। ये होता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का क्या मतलब होगा, इसमें न्यूक्लियस का केवल डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का मतलब होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का विभाजन। तो जो केंद्रक का विभाजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस में होगा। और जब ये चारों अवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद एक स्टेज आती है जिसे हम लोग नाम देंगे साइटोकाइनेसिस। क्या नाम स्टेज हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस भी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद होगी, इसका मतलब इसका नाम पड़ जाएगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को कंप्लीट होने में ये 4 अवस्थाएं लगेंगी और इसी तरह से साइटोकाइनेसिस फर्स्ट को कंप्लीट होने में मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद होगी। तो कहने का मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के ठीक बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगी, जिसमें एक सेल से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के द्वारा हो पाता है। लेकिन जो यहाँ पे मियासिस फर्स्ट है, मियासिस फर्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये थोड़ी लंबी अवस्था है। तो इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट है ये मियासिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगी, मतलब सबसे लंबी अवस्था हो जाएगी। प्रोफेज फर्स्ट जो होगा ये 5 उपावस्थाओं में पूरी होती है, जिसमें एक का नाम होता है लैप्टोटीन। पहली स्टेज जो होती है उसे हम नाम देंगे लैप्टोटीन। दूसरे का नाम होता है जाइगोटीन। दूसरी जो स्टेज होती है उसे कहते हैं जाइगोटीन। इसके बाद होता है तीसरी स्टेज जिसे हम नाम देते हैं पैकीटीन। तो इसे नाम क्या दिया हमने, पैकीटीन। चौथी जो स्टेज होगी उसे नाम देंगे डिप्लोटीन। क्या नाम देंगे, डिप्लोटीन। और लास्ट में जो स्टेज होगी उसका नाम हो जाएगा डाईकाइनेसिस। क्या नाम हो जाएगा, डाईकाइनेसिस। तो कोशिका विभाजन में जो मियासिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। तो आपसे क्वेश्चन नीट वगैरह की परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो मियासिस डिवीजन है उसकी सबसे लंबी अवस्था का नाम क्या है, लॉन्गेस्ट फेज क्या है। तो मियासिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी अवस्था है। तो ये सबसे लंबी अवस्था हुई। इसके अलावा हमें पता है कि जैसे 2 स्टेज और होती है कोशिका विभाजन के लिए, एक होता है इंटरकाइनेसिस। क्या होगा, इंटरकाइनेसिस।
इंटरकाइनेसिस, और दूसरा इसमें एक और स्टेज होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद होता है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, तो जो इंटरकाइनेसिस है, इंटरकाइनेसिस में क्या क्या होगा, इसके अंदर होता है, इसमें G1 होता है, इसके अलावा S होता है और G2 होता है। ये जो मतलब इंटरकाइनेसिस का मतलब होगा जिसमें सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है, सेल का शेप और साइज बड़ा होता है, उसे हम लोग इंटरकाइनेसिस कहते हैं। मतलब जिसमें कोशिका डिवीजन के लिए रेडी होती है उसी को इंटरकाइनेसिस कहा जाएगा। और जो डिवीजन फेज होती है उसे हम लोग ऑलरेडी एम फेज के नाम से जानते हैं, जिसे माइटोटिक फेज कहा जाता है, डिवीजन फेज कहा जाएगा। और एम फेज आपको पता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से ये बात भी आप जानते रहिएगा। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि जो इंटरकाइनेसिस है या फिर जो कैरियोकाइनेसिस है, उनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी तो वैसे इंटरकाइनेसिस है, क्योंकि G1 S G2 जो सेल साइकिल आपने पढ़ा है उसमें G1 S G2 जो 3 स्टेज हैं इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और उसके अलावा जो डिवीजन फेज है इसमें बहुत कम समय लगता है, मुश्किल से 5 से 10% का टाइम लगता है। तो एम फेज बहुत छोटी सी स्टेज होती है जिसमें जो सेल होती है रियल में डिवाइड होती है, तो सबसे लंबा समय इंटरकाइनेसिस में लगेगा। तो अगर डिवीजन फेज इंटरकाइनेसिस दोनों में पूछेगा कि कौन लंबा है तो आप इंटर फेज को टिक करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए डिवीजन फेज में केवल पूछेगा कि मियासिस की सबसे लंबी स्टेज कौन है, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तब उसमें मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, टिक करेंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो मियासिस सेकेंड है वो कैसे होता है। तो मियासिस सेकेंड जो स्टेज होगी वो भी बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होगी। इसमें केवल 4 सब स्टेज होंगी। जो मियासिस सेकेंड है इसमें 4 सब स्टेज होगी और ये बिल्कुल सिंपल है, माइटोसिस के जैसी होगी। इसमें सबसे पहली स्टेज होगी जिसका नाम हो जाएगा प्रोफेज सेकेंड। उसके बाद दूसरी स्टेज होगी जिसका नाम होगा मेटाफेज सेकेंड, एकदम सिंपल है, मेटाफेज सेकेंड। उसके बाद तीसरी स्टेज होगी उसका नाम हो जाएगा एनाफेज सेकेंड। क्या नाम हो जाएगा, एनाफेज सेकेंड। और लास्ट वाली जो स्टेज है इसका नाम हो जाएगा टीलोफेज सेकेंड। तो जो मियासिस सेकेंड है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होगा, जस्ट माइटोसिस के जैसा होगा, जिसमें मतलब कि प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ये 4 सब स्टेजेज होती हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि जो मियासिस सेकेंड होगा इसमें जो मियासिस सेकेंड होगा वो जो पहले 4 स्टेजेस को ये कंप्लीट करेगा उसे हम लोग नाम देंगे कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। मतलब ये जो 4 सब स्टेज कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको कहा जाएगा, ये किसके अंडर में होंगे, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। माने केंद्रक का विभाजन जो द्वितीय होगा उसके बेसिस पे ये मियोसिस डिवीजन का जो सेकेंड स्टेज होगा वो कंप्लीट होगा। इसके बाद जस्ट होता है साइटोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड। और जब साइटोकाइनेसिस सेकेंड हो जाता है तब जाके 2 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो आउटलाइन था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको करीब मान के चलिए 50% आपका जो मियासिस डिवीजन है वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे आउटलाइन पूरा क्लियर रखेंगे, अपने माइंड में सेट रखेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे लंबी स्टेज, उसके अलावा जो मियासिस सेकेंड है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसी हो रही है, उसमें ऐसा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो सेल होती है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती है मियासिस फर्स्ट में ही। जबकि जो मियासिस सेकेंड है इसमें जो हैप्लॉयड सेल होगी वो ऑलरेडी उससे हैप्लॉयड सेल का ही फॉर्मेशन होता है, मतलब एक गुणित कोशिका से एक गुणित कोशिका का ही निर्माण होता है। तो आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम इसका रफ करते हैं ताकि हम अब इसे फिगर के बेसिस पे समझें कि किस तरह से मियासिस डिवीजन होता है। तो हम इसे मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल डिवीजन है, मियासिस है, वो कैसे कैसे हो रहा है, इसमें कितनी सारी स्टेज हैं। और इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो,
पर हम कोशिश करेंगे कि आप एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि पूरा आपको जो मियासिस डिवीज़न है, रिडक्शनल डिवीज़न है, पूरी तरह से एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया, और ये सर्कल जो है ये कौन सा है, ये इंटरफेज है। ये जो सर्कल है ये एक सेल है जो कि इंटरफेज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब विभाजन के पहले की जो अवस्था है उसे हम इंटरफेज कहेंगे। तो ये इंटरफेज का डायग्राम है। यहाँ पे क्या होगा कि कोशिका अपने शेप और साइज को इंक्रीज करेगी और इस तरह से यहाँ पे जो सेंट्रियोल वगैरह होगा वो डिवीजन करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे सेंट्रियोल होगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, इसके जस्ट बाद जो स्टेज आती है वही शुरू होगी मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है हम डायरेक्ट उसकी 5 सब स्टेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बनाएंगे लैप्टोटीन को। तो लैप्टोटीन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा उसका थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, और लेप्टोटीन का, लेप्टो का मतलब धागे से है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन धागे हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, अभी ये क्रोमेटिन धागे क्या करेंगे, मतलब अलग होने लगेंगे। अलग अलग होके एक तरह से ये थ्रेड के रूप में अलग होंगे, और अलग होने के बाद पूरी तरह से यहाँ पे इसके अंदर ऐसे फैल जाएंगे। इस तरह से ये अलग होके यहाँ पे पूरी तरह से फैलने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो किस में होगी, लैप्टोटीन के अंदर होगी। तो लैप्टोटीन में क्या होगा कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है लैप्टोटीन के अंदर। और उसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो क्रोमेटिन थ्रेड आपस में उलझे हुए थे वो अलग अलग होने लगते हैं। उसके बाद अगली स्टेज आती है यहाँ पे जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ज्यों का त्यों रहेगा, और उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होगा। अब यहाँ पे जो लैप्टोटीन था वो लैप्टोटीन एक तरह से पेयरिंग करने लगता है। यहाँ पे इस तरह से ये पेयरिंग करने लगेगा, मतलब ये जोड़े में इस तरह से दिखाई देने लगेगा, इस तरह से ये जोड़े में दिखाई देने लगता है। तो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, ये स्टेज हो जाएगी, इसे बोलेंगे जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होगा, जो गुणसूत्र था यहाँ पे, जो कि किस रूप में है, क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में है, ये अभी क्या करेगा, जोड़े में दिखाई देने लगेगा, पेयरिंग करने लगेगा, मतलब जोड़ा बनाने लगेगा। उसके बाद अगली स्टेज आएगी जिसे हम लोग नाम देंगे लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन। अगली स्टेज होगी जिसे हम नाम देंगे पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होगा कि जो यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है जो कि जोड़े के रूप में दिखाई देने लगेगा, अभी ये क्या करेगा, पूरी तरह से पेयरिंग करेगा, मतलब एक तरह से संघनित होने लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या करेगा, आपस में ऐसे संघनित होने लगेगा। यहाँ पे ये आपस में संघनित होने लगेगा, इस तरह से कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देने लगेगी, मतलब ये आपस में संघनित होना शुरू करेगा। तो पैकिटीन, ये कौन सी स्टेज हो गई, पैकिटीन, यहाँ पे हो जाएगा पैकिटीन। ठीक है। पैकिटीन के बाद की जो अगली स्टेज आएगी उसका नाम हो जाएगा डिप्लोटीन। तो पैकिटीन में क्या होगा कि ये पूरी तरह से पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल है, सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड है, और यहाँ पे ये कंडेंस हो रहा है, मोटा होने लगता है। पैकिटीन स्टेज के अंदर ये मोटा होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। उसके बाद अगली स्टेज जो आती है उसका नाम हो जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको बताया लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। अब इसके बाद हो जाएगा डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, जो डिप्लोटीन स्टेज होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा, सेंट्रियोल न्यूक्लियोलस तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा अभी ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करने लगेगा। इस तरह से यहाँ पे इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफरेंट मतलब कि क्रोमेटिन थ्रेड दिखा दे रहा हूँ, तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग ओवर वाली कंडीशन दिखाई देने लगेगी। जो क्रोमोसोम होंगे वो आपस में जो क्रोमेटिड होंगे, गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड होते हैं वो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करने लगते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर वाली जो स्टेज होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो किस स्टेज में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, डिप्लोटीन के अंदर होता है। डिप्लोटीन, ये स्टेज हो जाएगी डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन दिख रहा है आपको, तो डिप्लोटीन आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है शायद फिगर आपका।
तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम थोड़ा इसे ऊपर बना देते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर हम बना देते हैं क्योंकि फिगर कट रहा है। ये इस तरह से है। तो डिप्लोटीन में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो ऐसे पेयरिंग में करने लगते हैं। तो इस तरह से इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं। तो ये स्टेज हो गई है कौन सी, डिप्लोटीन, ये डिप्लोटीन हो गई। अब डिप्लोटीन के बाद जो अगली स्टेज आती है उसे हम लोग नाम देते हैं डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस में क्या होगा, डाईकाइनेसिस में जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका होगी वो इस तरह से गायब होने लगेगी। डाईकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली और ये जो केंद्रिका होगी, न्यूक्लियोलस जो होगा, मतलब ये न्यूक्लियोलस और सेंट्रियो और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा, सॉरी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियोलस होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा। अभी जो क्रोमोसोम थे वो पूरी तरह से ऐसे सेंटर में दिखाई देने लगेंगे, ऐसे बीच में आने लगेंगे इस तरह से। तो ये सेंटर में आने लगेंगे। जो भी क्रोमेटिन थ्रेड थे वो क्रोमोसोम के फॉर्म में गुणसूत्रों के रूप में क्या करेंगे, बीच में आने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से जो अगली स्टेज होगी जिसे आपने डाईकाइनेसिस कहा है, डाईकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, ये डाईकाइनेसिस हो गई। डाईकाइनेसिस में क्या होगा कि क्रोमेटिन जो न्यूक्लियोलस होगा और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब बात आती है अगली स्टेज। अभी यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पहली स्टेज हुई लैप्टोटीन, ये हुई जाइगोटीन, और उसके बाद हुआ पैकीटीन, उसके अलावा हुआ नेक्स्ट जो नंबर 4 पे है उसका नाम है डिप्लोटीन, और लास्ट में है नंबर 5 पे डाईकाइनेसिस। अभी केवल प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब ये जो सेल होगी वो मेटाफेज में इंटर करेगी, और जब ये मेटाफेज के अंदर इंटर करेगी तो मेटाफेज वाली जो स्टेज होती है उसमें कुछ इस तरह से फिगर आप ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे कि जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे इक्वेटर पे आ जाएगा, मध्य में आ जाता है, और इस तरह से इक्वेटर पे ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेटर पे बिल्कुल बीच में आएगा, और यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। इस तरह से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, स्पिंडल फाइबर ऐसे बनने लगेंगे। तो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर बने, और ये कौन सा है, ये मेटाफेज फर्स्ट है। तो हम थोड़ा इसे शार्ट में लिख देते हैं, मेटाफेज फर्स्ट है। अब मेटाफेज फर्स्ट के जस्ट बाद की जो स्टेज है इसमें क्या होगा कि एनाफेज फर्स्ट होगा। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, इसमें भी इस तरह से, मतलब जो स्पिंडल फाइबर होगा वो ऐसे डेवलप होता रहेगा, और जो क्रोमेटिन थ्रेड होंगे वो अभी ऐसे किनारे की तरफ में जो गुणसूत्र होंगे वो सेंट्रोमियर से अलग होके, सेंट्रोमियर से ये गुणसूत्र क्या करेंगे, अलग होके ये किनारे की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, मतलब अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या करेगा, जो कि गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यहाँ से सेंट्रोमियर से जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट होने लगेगा, और सेपरेट होके अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेगा, माने विपरीत ध्रुवों की तरफ ये जाने लगेगा। तो ये स्टेज किस में आती है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर शुरू हो जाती है। तो आपसे ये वाली स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर था यहीं पे हाफ हो जाता है, गुणसूत्र यहाँ तक डिप्लॉयड था, यहाँ तक क्रोमोसोम मेटाफेज फर्स्ट तक जो क्रोमोसोम होगा वो डिप्लॉयड होगा, पूरा पूरा गुणसूत्र होगा, मतलब पूरे पूरे उसमें किसी भी तरह की कोई रिडक्शनल डिवीजन टाइप का कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो एनाफेज फर्स्ट है यहीं पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 2n की बजाय n हो जाएगा, मतलब यहीं पे आधा होगा। ऐसे ही स्टेज को, ये जो एनाफेज है वास्तव में मियासिस में जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है वो इसी एनाफेज फर्स्ट के अंदर होगा। तो एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या करेगा, हाफ हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं अभी ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे हम अगले स्टेज को देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो एनाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा उसमें ही क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं पूरी तरह से। उसके बाद क्या होता है, जब एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, अब बात आएगी इसमें एनाफेज के बाद टीलोफेज फर्स्ट की। तो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि इस तरह से दो जो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियोलस होगा वो पुनः रीअपियर होने लगेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर होने लगेगा पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस था इसका, वो फिर से रीअपियर होने लगेगा, मतलब पुनः से दिखाई देने लगेगा। जब ये दोबारा से दिखाई देने लगेगा तो जो भी यहाँ पे क्रोमेटिड थे वो क्रोमेटिड अभी क्या करेंगे, इस तरह से क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में ऐसे फिर से ये कंडेंस हो जाएंगे। इस तरह से ये क्रोमेटिड थ्रेड के फॉर्म में ऐसे कंडेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो टीलोफेज फर्स्ट है, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टीलोफेज फर्स्ट हो गई और टीलोफेज फर्स्ट में क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमेटिन जो थ्रेड होगा वो बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से रिपेयर हो जाएगा, पुनः दिखाई देने लगेगा और बाद में अब इसमें होगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये कैसे होगा, कुछ इस तरह से, इसमें इन्वेजिनेशन टाइप की प्रोसेस होगी। तो इन्वेजिनेशन होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि पहले से ऐसे दो न्यूक्लियस तो पूरी तरह से बन जाएंगे और इस तरह से इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस भी बन चुका होगा, ये न्यूक्लियोलस भी पूरी तरह से बन चुका होगा। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि क्रोमेटिन धागे इस तरह से, क्रोमेटिन थ्रेड जो होंगे वो पूरी सेल के अंदर इस तरह से बिखरे होंगे। बाद में क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी और इस तरह से ये दो भागों में डिवाइड करेगा। बीच में पूरी तरह से ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी और ये दो भाग में सेल डिवाइड कर जाएगी। तो इस तरह से दो नई सेल बनेंगी, दो नया न्यूक्लियस रहेगा इसके अंदर और इसमें ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी होगा इस तरह से और पूरी तरह से इसके क्रोमेटिन धागे भी इसमें होंगे और इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका होगा। तो मियासिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो मियासिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये दोनों डॉटर सेल हैं, ये दोनों डॉटर सेल हैं, अर्थात ये जनक कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल हैं, संतत कोशिकाएं हैं और इन डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो मियासिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे पूरी तरह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे हो चुके होते हैं। इसके बाद अब बात आती है मियासिस सेकेंड की। तो मियासिस सेकेंड जो है वो पूरी तरह से माइटोसिस के जैसा होता है। मियासिस सेकेंड पूर्ण रूप से माइटोसिस के ही जैसा होता है, जिसमें क्या होगा, ये दोनों कोशिकाएं अब फिर से विभाजन करेंगी। मतलब इसमें कैरियोकाइनेसिस सेकेंड शुरू होगी। अब जब कैरियोकाइनेसिस सेकेंड शुरू होगी तो इन्हीं दो कोशिकाओं से बिल्कुल माइटोसिस के जैसी ही दो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो कैसे होगा, इसमें सबसे पहले अगर हम फिगर से ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पूरा फिगर रफ करना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि दो कोशिकाएं मियासिस फर्स्ट में बन चुकी हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के साथ। अब ये दोनों कोशिकाएं क्या करेंगी, इस तरह से ये दोनों कोशिकाएं जो होंगी जो कि मियासिस फर्स्ट में बनी हुई हैं, इस तरह से ये मियासिस फर्स्ट के अंदर दो डॉटर सेल बनी हैं। अब ये दोनों डॉटर सेल पेरेंट सेल का काम करेंगी। तो इनमें भी अब शुरू होगा प्रोफेज फर्स्ट, क्या शुरू होगा, प्रोफेज सेकेंड। अब इसमें प्रोफेज सेकेंड शुरू होगा तो आपको पता है प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोफेज सेकेंड होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, मतलब ये केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब होने लगेगी। और उसके बाद ये कौन सी स्टेज है, प्रोफेज सेकेंड है। तो ये प्रोफेज सेकेंड है। प्रोफेज सेकेंड के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, दोनों पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो मैं इसे पूरी तरह से लिख देता हूँ, प्रोफेज सेकेंड है ये, ठीक है, प्रोफेज सेकेंड। अब इसके बाद आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज हमें पता है कि मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल होते हैं वो इस तरह से अपोजिट पोल पे रहेंगे, जो कि प्रोफेज में ही क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करने लगते हैं सेंट्रियोल। प्रोफेज में ही सेंट्रियोल क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करने लगते हैं। अब ये अपोजिट पोल पे रहेंगे और इनमें इस तरह से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, इस तरह से स्पिंडल फाइबर बनने लगेगा। जो यहाँ पे मेटाफेज होगा इसमें स्पिंडल फाइबर बन जाएगा।
और जो क्रोमोसोम होगा वो पूरी तरह से गुणसूत्र जो होगा ऐसे बीच में दिखाई देने लगेगा। इस तरह से जो गुणसूत्र होंगे वो ऐसे बीच में दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से ये बीचों बीच ऐसे दिखाई देने लगते हैं। तो मेटाफेज सेकंड जो होता है, यहाँ पे जो मेटाफेज सेकंड है, इसमें क्रोमोसोम कहाँ पे दिखेगा? बिल्कुल बीच में दिखेगा। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एनाफेज सेकंड की। तो एनाफेज सेकंड में क्या होगा? एनाफेज सेकंड में हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमेटिड के फॉर्म में ऐसे किनारे की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। अपोजिट पोल की तरफ ये इस तरह से माइग्रेट करने लगेंगे। तो यहाँ पे ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे? माइग्रेट करने लगेंगे। और इनके सेंट्रियोल के बीच में अभी रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा, रिपल्सन होगा। ठीक है। और रिपल्सन होगा तो ये विपरीत ध्रुवों की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। तो यहाँ पे जो अगली स्टेज हुई इसका नाम क्या हो जाएगा? एनाफेज सेकंड। अब ये हो गया एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, अब आगे क्या होगा? एनाफेज सेकंड ऐसे देखो दोनों सेल ऐसे डिवाइड करती रहेंगी। अब ये क्या करेगा कि अब ये कंप्लीट करेगा अपना टीलोफेज सेकंड। और टीलोफेज सेकंड में हमें पता है कि ऐसे दो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अलावा दो यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगेगा, अलग अलग न्यूक्लियस बनने लगेंगे। इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी होगा, न्यूक्लियोलस होगा। इस तरह से सबके अंदर न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगेंगे। ठीक है। इस तरह से क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन भी इस तरह से हो जाएगा। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? ये हो जाएगी टीलोफेज सेकंड। ये हो जाएगा टीलोफेज सेकंड। तो शायद आपको दिख रहा होगा, पूरी तरह से नहीं दिख रहा है शायद, तो हम इसको फिर से हमें रफ करना पड़ेगा। थोड़ा फिगर ये बड़ा है और इसे हम आगे बना देते हैं। तो इतना आप एनाफेज सेकंड तक समझ रहे हैं कि क्रोमेटिड सेपरेट करके अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। हम फिर से इसे रफ करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हम एनाफेज सेकंड तक देख चुके हैं, एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि अपोजिट पोल पे जाएगा। और ऐसी कंडीशन की वजह से यहाँ पे दो सेल हम बना देते हैं। थोड़ा क्लियर साफ़ सुथरा बनाएं फिगर तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दो अलग अलग इस तरह से ये क्या बनने लगते हैं? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगेगा। यहाँ पे दो अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, रीअपियर होने लगेंगे टीलोफेज सेकंड के अंदर। तो जो टीलोफेज सेकंड होगा, टीलोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये फिर से क्या करेंगे? रीअपियर हो जाएंगे। और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होंगे वो इस तरह से आपस में कंडेंस हो जाएंगे। ये पूरी तरह से आपस में कंडेंस हो जाएंगे। अब क्या होगा कि अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी। तो साइटोकाइनेसिस बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पहले होती थी मेटाफेज के अंदर। तो बिल्कुल ये साइटोकाइनेसिस इस तरह से होगी और इसमें पहले से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है। सेम यही कंडीशन नीचे वाले में होगी। तो इस तरह से ये नेक्स्ट वाली सेल भी ऐसे ही डिवाइड करेगी। इसमें भी इस तरह से दो न्यूक्लियस पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस होगा, इधर भी न्यूक्लियोलस होगा और इनमें क्रोमेटिन थ्रेड भी होगा। ठीक है। यही सेम कंडीशन इसमें इसी तरह से दिखाई देगी, इसमें भी इस तरह से दिखाई देगी। और अब इनमें हो जाएगा साइटोकाइनेसिस सेकंड। और जब साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा तब जाके इससे 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ये 4 कोशिकाएं बनी। अब इसमें 4 कोशिकाएं बनी, 4 इसमें केंद्रक भी बन जाएगा। इस तरह से 4 केंद्रक भी बन जाएगा। इसके अलावा इसमें ऐसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस जिसे आप कहते हैं, न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड भी बन जाएंगे पूरी तरह से। अब ये पूरा एकदम
कंप्लीट सेल बन चुकी है। लेकिन इनकी खासियत क्या होगी कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो पूरा ना होके आधा होगा, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसे अगर ये मान लीजिए गैमेट सेल है, ह्यूमन की गैमेट सेल है, मानव की जनन कोशिकाएं हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 23 होगा। इसमें भी कितना होगा? 23 होगा। इसमें भी कितना होगा? 23। और लास्ट वाले में भी कितना होगा? 23। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जो पेरेंट सेल थी उसने 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, पर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फिगर के बेसिस पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसमें केवल आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रोफेज फर्स्ट होगा, प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबी स्टेज होगी जो कि 5 सब स्टेज में कंप्लीट होगी, और जो एनाफेज फर्स्ट होगा उसी में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, आधे होते हैं। एनाफेज फर्स्ट में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और उसके अलावा मियासिस फर्स्ट में 2 डॉटर सेल बनती हैं जो कि हैप्लॉइड हो जाती हैं, और जो मियासिस सेकेंड होता है उसमें 2 से 4 डॉटर सेल बनती हैं जो कि पूरी तरह से हैप्लॉइड होती हैं। तो इस तरह से मियासिस डिवीजन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।